मैं आमिर शहबाज FCA CFAP 2 कॉरपोरेट लॉज उसकी पहली क्लास। और इस पहली क्लास में मैं आपको सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन दूंगा, गो थ्रू करवाऊंगा कुछ चीज़ों से। वो टॉपिक्स जो मैं आज आपके साथ जिनके ऊपर बात करूंगा मेनली वो मैंने लिख रखे हैं बोर्ड के ऊपर, एक नज़र देख लेते हैं। आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हमें उस सिलेबस को कवर करने के लिए कौन सा रीडिंग मटेरियल चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। हमें रीडिंग मटेरियल के अलावा और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर पढ़ना है वो बात करेंगे। हमें क्लासेस कब लेनी है और हमारी स्टडीज़ की अप्रोच क्या होगी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टूडेंट्स लॉ के पेपर में कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम इन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। तो कॉर्पोरेट लॉज का पेपर CFAP में जो आपके 6 पेपर्स हैं उनमें अगर वॉल्यूम के एतबार से अगर सबसे बड़ा पेपर नहीं भी हो तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा पेपर तो है। AAFR और CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉज सबसे बड़े पेपर्स हैं, सबसे लेंथी पेपर्स हैं। और एक और जो इसका इम्तियाज़ AAFR की निस्बत ये है कि AAFR आप पढ़ लें तो स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस नहीं आती, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ ऐसा पेपर है कि इसके अंदर आप पढ़ लेंगे, आपके पढ़ने के बाद चेंजेस आ जाएंगी और आपको वो चेंजेस दोबारा से इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी अपनी स्टडीज़ में। ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होने वाला सब्जेक्ट है कि रूल्स रेगुलेशंस अपडेट होते रहते हैं। ICAP ने पिछला जो पेपर है बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का पेपर, आपको भी पता है, ओपन बुक पेपर कंडक्ट किया। ओपन बुक की पॉलिसी सबसे पहले तो आप लोगों को वैसे तो मालूम ही है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा और भी इसके बारे में बता देता हूँ। CFAP लेवल पर सिर्फ अब BM का पेपर ऐसा पेपर है जो ओपन बुक नहीं है, जो कि आपने याद करके जाना है और आप किताब साथ कैरी नहीं कर सकते। उसके अलावा जितने पेपर CFAP लेवल पर हैं ICAP ने वो सारे के सारे ओपन बुक कर दिए हमें। ओपन बुक करने का मतलब ये है कि यू कैन कैरी द बुक्स विद यू। कितनी बुक्स लेकर जा सकते हैं? कॉर्पोरेट लॉज के पेपर में आप जितनी चाहें बुक्स लेकर जा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 आप लेकर जाना चाहें आप साथ ले जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो बुक्स बेयर लॉज की बुक्स हों, वो ऐसे लॉज ना हो कि उसके ऊपर किसी ने कमेंट्री भी लिखी हुई हो अपनी, वो ऐसे ना हो कि जिसके ऊपर तबसरे भी हुए हुए हों, वो ऐसे ना हो जिसमें केस स्टडीज़ भी शामिल की गई हों। बेयर लॉ हो, लॉ की किताब कैरी कर सकते हैं। आपको सारा सिलेबस एक किताब में मिल जाता है, आप एक ही किताब ले जाएं। आपको सारा सिलेबस एक में नहीं मिलता, 2 में, 3 में, 4 में मिलता है तो उसमें ले जाएं। लेकिन आप अपने प्रिंटर से प्रिंट निकाल के बाइंड करके नहीं ले जा सकते। ICAP के डायरेक्शन के मुताबिक दैट मस्ट बी पब्लिश्ड बाई अ पब्लिशर, दैट बुक मस्ट बी पब्लिश्ड बाई अ पब्लिशर। और वो पब्लिशर कौन होगा ये नहीं बताया ICAP ने। वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है। जो पब्लिशर आपको अच्छा लगता है उसकी किताब आप कैरी कर सकते हैं। बाकी पेपर्स में भी ओपन बुक पॉलिसी ऐसे ही है, वो रेलेवेंट टीचर्स भी आपको गाइड कर देंगे उसके ऊपर। मैं भी बता देता हूँ, AAFR के पेपर में यू कैन कैरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विद यू। ऑडिट के पेपर में ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैरी कर सकते हैं। BFD के पेपर में एनी 3 बुक्स ऑफ योर चॉइस आप कैरी कर सकते हैं, एनी 3 बुक्स ऑफ योर चॉइस, एनीथिंग। वो BFD के पेपर में तो आपसे कहते हैं ले आओ जो लाना है, ठीक है। फिर टैक्स के पेपर में अगेन बेयर लॉज की किताबें टैक्स की आप कैरी कर सकते हैं। तो ओपन बुक पेपर है। ओपन बुक पेपर का मतलब है कि आप किताब साथ लेकर जाएंगे, आप के पास लॉ मौजूद होगा। अगर लॉ आपके पास मौजूद होगा तो उसका मतलब ये है कि वो आपसे लॉ की रिप्रोडक्शन शायद ना पूछें। और बिल्कुल रिसेंट जो एग्ज़ाम आया उसमें हमने ये चीज़ देखी भी कि ICAP ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो आपसे लॉ के रिप्रोडक्शन ओरिएंटेड सवाल ना पूछें। एक आध सवाल आ गया, लेकिन हर मुमकिन कोशिश उनकी यही थी कि सवाल ऐसे पूछे जाएं जो लॉ की प्रैक्टिस ओरिएंटेड हों, जो लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर हों, ना कि लॉ की रिप्रोडक्शन हो। तो अब फिर आपको रिप्रोडक्शन ऑफ लॉ की बजाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ समझनी है।
जब हम एप्लीकेशन ऑफ लॉ समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें लॉ को बड़े ध्यान से समझना होगा, एक एक पॉइंट को, उसका बैकग्राउंड भी, और ये अप्लाई कहाँ होना है वहाँ पर भी। अब नेचुरली इससे आप ये थोड़ा सा शायद अज्यूम करें कि पेपर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम कह सकते हैं पेपर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दोनों तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे से रट्टे तो नहीं लगाए जाते थे, याद तो नहीं करके जाया जाता था, इतना मैं अपने दिमाग में तो नहीं रख सकता था। हाँ, एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें आती तो मैं कर लेता। लेकिन अब दूसरी तरफ भी हैं कुछ लोग जो कहते हैं नहीं, याद करना आसान था, एप्लीकेशन मुश्किल है। अब एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल आने हैं, तो अब जैसे भी आपको लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अब आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल आएंगे और आपने वही हल करने हैं। अच्छा, जब एप्लीकेशन ओरिएंटेड सवाल आने हैं तो क्या फिर मुझे लॉ को अब याद करने की ज़रूरत नहीं है? ये बड़ा कॉमनली एक सवाल पूछा जाता है कि क्या फिर अब मैं लॉ याद ना करूं, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है? जिन लोगों ने पेपर दिया उन लोगों ने एक ही शिकवा किया पेपर से बाहर निकल कर कि पेपर बहुत तवील था, बहुत लेंथी था, 5-6 पेजेस का तो वैसे पेपर ही था जिसमें से सवाल लिखे हुए थे। तो पेपर लंबा था, उसके सवाल उससे, जवाब उससे भी ज़्यादा लंबे थे, जाहिर है। तो अब जब इतना लेंथी पेपर है तो आप किताब खोल खोल कर हर चीज़ नहीं लिख सकेंगे। आप किताब से रेफ़र कर सकते हैं समहाउ, लेकिन आप किताब खोल कर लिख नहीं सकते वहाँ से उस वक़्त नहीं समझ सकते चीज़ को। सिर्फ रेफरेंस के लिए, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ लिखनी है, मुझे याद नहीं आ रहा कि यहाँ पर पता नहीं 5 दिन थे या 15 दिन थे, वो तो मैं फौरी तौर पर खोल के देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने पूरा सिनेरियो ही अब समझना है यहाँ से बुक से देखकर, तो वो शायद फिर मैं नहीं समझ सकूँगा। तो मुझे फिर भी लॉ की तैयारी ऐसे ही करनी है कि मुझे साथ साथ उसको अपने जहन में भी बिठाना है। वैसे ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट, मैं ख़ुद टैक्सेशन और लॉ प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ। तो मेरे देखने में मुझे टैक्सेशन लॉ भी और कॉर्पोरेट लॉ भी अगर समझ आ गया है तो मुझे याद भी हो गया है, और अगर मुझे समझ नहीं आया तो फिर मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मुझे याद नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं होता कि लॉ मुझे समझ तो आ गया लेकिन मुझे याद नहीं हुआ, क्योंकि लॉ होता ही इतना कह लें दिलचस्प है कि अगर आपको समझ आ गया तो फिर इसका मतलब आपके जहन में बैठ गया। तो आपने याद फिर भी करना है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप किताबें खोल खोल कर लिख सकें। यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, यू विल नॉट बी एबल टू कंसल्ट द बुक दैट मच इन दैट लिमिटेड टाइम। या तो होता ना कि किताब के साथ आपको ये भी कहा होता है कि पूरे दिन का टाइम भी है, 8 घंटे में कर लो, फिर तो और बात थी। घंटे वही 3 ही हैं, 15 मिनट रीडिंग टाइम, तो उसी में आपने करना है। सो आपको बड़ी फेमिलियरिटी अपनी डेवलप करनी है उसके साथ, जो आपका बुक है उसके साथ। सवाल वैसे तो लिखे हुए, लेकिन 1 बाय 1 है, लेकिन मैं पहले ये वाला क्वेश्चन टेकअप कर लेता हूँ कि मुझे लॉ की क्लासेस कब लेनी है, व्हेन टू टेक द क्लासेस ऑफ कॉर्पोरेट लॉस। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी कैफ पास किया है और आपकी अटेम्प्ट नेचुरली फर्म ज्वाइन करने के 18 मंथ्स के बाद बननी है। तो अगर कहा जाए कि इज़ दिस द राइट टाइम टू टेक द क्लासेस ऑफ लॉ, यस, विल इट बी गुड इफ़ आई ज्वाइन क्लासेस 6 मंथ्स अहेड, अगले 6 महीने के बाद, तो भी ठीक है। लेकिन मेरी जून में अटैम्प्ट है और मैं आज क्लासेस ले रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा लेट हूँ। अगर मेरी इसी जून में अटैम्प्ट है और मैंने अभी पढ़ना है तो मैं लेट हूँ, मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए थी। अब मुझे ज़रा ज़्यादा एफर्ट करनी होगी, मुझे ज़रा ज़्यादा दौड़ लगानी होगी। हाँ, अगर आप दूसरी तीसरी दफ़ा क्लासेस ले रहे हैं फिर एक और बात है, लेकिन पहली दफ़ा क्लासेस आपको आई बिलीव टाइम पे ले लेनी चाहिए, ठीक है। आपको सीनियर्स कहेंगे कि पास जाके क्लासेस लेना, क्योंकि इसमें चेंजेस आ जाती हैं, आती हैं चेंजेस, लेकिन ऐसी कोई सिग्निफिकेंट या ऐसी कोई बड़ी चेंजेस नहीं होती कि उनको आप इनकॉर्पोरेट ना कर सकें। आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, लेकिन आपके जहन में, क्योंकि ये बहुत तवील एक पेपर है, तो आपके जहन में इसका ड्राफ्ट, इसका ढांचा, स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए पेपर में जाने से पहले। ज़ाहिर है जब पेपर में जाना है उससे काफ़ी पहले से आप इसको प्रोसेस कर रहे हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। और अभी मैं आगे जाऊंगा तो इसकी और भी वजह बताऊंगा कि आपको जल्दी क्लासेस इसकी क्यों ले लेनी चाहिए। अभी आगे चलते हैं तो फिर बताते हैं। तो आपने व्हेन का मतलब है, व्हेन का जवाब ये है नाउ, नाउ इज़ द टाइम, अभी टाइम है,
अभी ले लें क्लासेस। एक और चीज़ भी, आप लोग क्योंकि फॉर्म्स में अभी जा रहे हैं, नए लोग हैं ज़्यादातर, जनवरी टू जून जो पीरियड होता है फॉर्म्स में, नॉर्मली आपको इसमें ज़्यादा टाइम अवेलेबल होता है, क्योंकि ऑडिट सीज़न ज़्यादातर फॉर्म्स का जुलाई से दिसंबर तक चल रहा होता है। उसमें टैक्स की भी भरमार होती है, नोटिस की भी, उसमें टैक्स रिटर्न्स का भी काम है, उसमें ऑडिट का भी काम है, तो ढेर सारा काम होता है। इन 6 महीनों में ज़रा रिलैक्स होता है। काम होता है फॉर्म्स में, वेले तो नहीं आपको बिठाएंगे, लेकिन काम होगा, आप वो काम कर सकते हैं साथ साथ, क्लासेस ले लें। ये भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि आप क्लासेस ले रहे हैं और आपको उनको रिपीट करने का टाइम नहीं मिलता। क्लासेस ले रहे हैं और आप उन क्लासेस को दोबारा अगर कभी पढ़ना चाहें, रिपीट करना चाहें घर जाके, तो कर ही ना सकें। तो इन 6 महीनों में टाइम होता है, तो दिस इज़ द गुड टाइम कि अगर आप जो भी सब्जेक्ट लेंथी वाले टेकअप करना चाहें तो उसकी क्लासेस ले लें। अच्छा जी, इसका सिलेबस क्या है? ये एक मेजर क्वेश्चन सिलेबस से मुतल्लिक है। आईकैप ने आपके इस पेपर का सिलेबस चेंज नहीं किया, अभी नहीं चेंज किया। नहीं किया से मुराद ये कि उन्होंने पेपर ओपन बुक कर दिया, लेकिन सिलेबस में कोई चेंजेस अभी नहीं लेकर आए। सिलेबस वही है जो पहले लोग याद करके जाते थे और किताब के बगैर जाके अटैम्प्ट करते थे। अब उन्होंने किताब के साथ भी वही वाला पेपर वैसे ही अटैम्प्ट करना है, तो वही सिलेबस है, वही ग्रेड है। उसी ग्रेड को आईकैप ने अपने रीसेंट एग्ज़ाम में फॉलो भी किया। ग्रेड से मुराद क्या है कि एक आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कैफ लेवल के ऊपर कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट जितना वहाँ पढ़ा था वो सारा तो आपके सिलेबस में है ही, लेकिन यहाँ पर कंपनीज एक्ट के उससे भी काफ़ी ज़्यादा सेक्शन फिर शामिल हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल एरियाज ऑफ कंपनी एक्ट सारे के सारे आपके सिलेबस में शामिल हैं। सिर्फ चंद एक एरियाज रिलेटिंग टू बाइंडिंग अप एंड वेरी रिमोट सेक्शंस जो कि बहुत ही रेयर कहीं जाके इस्तेमाल होने हो किसी की प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में, वो आपको फिर छोड़े उन्होंने, वरना कंपनीज एक्ट समझें सारे का सारा आपके सिलेबस में शामिल है। तो कंपनीज एक्ट की बेसिक्स चीज़ें तो आपके जहन में हैं, 50 मार्क्स के लिए आपने पास किया हुआ है और वो 50 मार्क्स आपने ऑब्टेन करके पास भी हुए हैं। अब वहाँ यहाँ कंपनीज एक्ट है, डायरेक्टर, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज़ और सारा आपका जो मीटिंग्स और ऑडिटर्स एंड एवरीथिंग। इसके अलावा सिलेबस में शामिल है कंपनीज एक्ट प्लस रिलेटेड रूल्स, कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स। अगर याद हो तो कंपनीज एक्ट पढ़ते हुए कैफ लेवल पर हम लोग कहा करते थे, एज में बी स्पेसिफाइड, company has to pay a dividend in such number of days as may be specified. But where it shall be specified? It shall be specified in some rules, in some regulations. तो उन्होंने वो जो रिलेटेड रूल्स हैं अब वो भी आपके सिलेबस में शामिल कर दिए हैं। कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स में से जो आपके पोर्शन है एग्ज़ाम का, वो 30 to 40 मार्क्स का एरिया है जो कि आपका कंपनीज एक्ट और रिलेटेड रूल्स हैं। कंपनीज एक्ट में से कभी भी लर्निंग ओरिएंटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करना। एग्जामिनर कौन होता है? एग्जामिनर कौन होता है? एग्जामिनर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म में काम करता होगा, उसकी फार्म होगी, या चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में सीएफओ होगा, कंपनी सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर होगा। तो वो क्या करता होगा? वो यही काम करता होगा ना सारा दिन, कि वो शेयर्स इशू करवाता होगा कंपनियों के, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाता होगा कंपनियों में, वो मीटिंग्स करवाता होगा कंपनियों की, वो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज करवाता होगा, वो फाइनेंसिंग अरेंज करता होगा, वो बैंकों के साथ डील करता होगा, वो इंश्योरेंस कंपनियों के साथ डील करता होगा। क्या ख्याल है? इन सारे यही काम करता होगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो काम आप रोज़ाना की बेसिस पर करते हैं, आपको मसाइल भी तो उसी में आते हैं। जब आपको मसाइल उसी में आते हैं तो उनका हल करते हैं आप। जब आप उनका हल कर लेते हैं तो आपके जहन में सवाल बन जाता है कि ये एक सवाल है, मैंने तो हल कर लिया, अब मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ। जब वो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स करवाता है तो उसको मसाइल आते हैं, वो मसाइल का हल प्रैक्टिकली तलाश करता है और फिर उसके जहन में एक सवाल आ जाता है कि अच्छा अगर ये सिचुएशन हो तो बताओ डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे।
उसने डायरेक्टर रिमूव करने हैं, 3 4 5 लोग डायरेक्टर्स हैं, उनमें से एक को रिमूव करना है, मसला आ गया, नहीं रिमूव किया जा रहा किसी वजह से, शेयर्स की इस तरह की बनी हुई है लोगों के पास, जो शेयर्स की परसेंटेजेस हैं इस तरह बनी हुई हैं कि नहीं रिमूव हो रहा, लेकिन उसने समहाउ कर लिया, अब वो आपके लिए सवाल बना देगा। तो वो प्रैक्टिकली जिन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा फोकस में रखता है वो कंपनीज एक्ट के एरियाज़ हैं। तो कंपनीज एक्ट में से हमेशा तैयार, बिल्कुल तैयार किस्म के सवाल होते हैं हमेशा उनके पास, जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। आप मुझसे अभी कहें, मेरे पास अभी दर्जनों एग्जांपल्स हैं ऐसे सवालों की कि जो कभी लॉ पढ़ा होगा आपने पूरा और आपने अच्छी तरह समझा भी होगा, लेकिन आपने उस डायरेक्शन से सवाल सोचा ही नहीं होगा। मिसाल दे देता हूँ, आपने पढ़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, आपने पढ़ा जी 21 दिन पहले नोटिस देना है, आपने पढ़ा डायरेक्टर्स का इलेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हो सकता है, आपने पढ़ा कि इसके लिए पोस्टल बैलेट करवाना ज़रूरी है, सारा कुछ आपने पढ़ा। एक कंपनी है, उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो रही है, उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का सिंगल पॉइंट एजेंडा है डायरेक्टर्स का इलेक्शन करवाने हैं, सिर्फ यही करना है। अब आपसे आपके जहन में सारा दौड़ जाएगा कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन ऐसे ऐसे हो जाता है, लेकिन हुआ ये कि मीटिंग से 14 दिन पहले तक लोग नॉमिनेशंस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टर बनने के लिए। कंपनी ने 10 सीटें निकाली थी कि 10 लोगों को डायरेक्टर बनाएंगे, 10 ही नॉमिनेशन आई, 11वीं नॉमिनेशन नहीं आई। अगर 10 नॉमिनेशन आए तो सारे डायरेक्टर्स अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाते हैं। अब डायरेक्टर्स अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं, एक आदमी के पास सिचुएशन ये है कि मेरी मीटिंग का सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि 10 डायरेक्टर्स इलेक्ट करने हैं, वो 10 तो आज ही इलेक्ट हो गए मीटिंग से 14 दिन पहले ही। अब मैं मीटिंग करवाऊँ कि ना करवाऊँ? मुझे मीटिंग करवाने की ज़रूरत है भी कि नहीं? मैंने मीटिंग करवा के क्या करना है? लोग आएंगे, बैठेंगे, चाय पिलाएंगे उनको और उनको कहेंगे नहीं जी मीटिंग का तो एजेंडा ही खत्म हो गया था, वो तो डायरेक्टर 14 दिन पहले डिसाइड हो गए थे, अब आप लोग घरों को जाएं। आज के दौर में किसके पास इतना टाइम है कि वो फ्री में आए, मीटिंग में आए और आगे कहे जी आपके आने से पहले काम हो चुका था, लोग बुरा मनाएंगे। अब ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। लॉ देखें, रूल देखें, रेगुलेशन देखें, इसके ऊपर कहीं कोई गाइडेंस नहीं है कि इस सिचुएशन में क्या करना है, लेकिन उसके सामने एक सिचुएशन है, उसने इसका हल कोई किया होगा और उसने आपसे यही वाला हल सवाल के तौर पे पूछ लेना है। सो लॉ की जब तैयारी करनी है, जब पढ़ना है, कंपनीज एक्ट के एरियाज बहुत प्रैक्टिकल हैं, इनको हमेशा जहन में रखना है। लाजमी बात है कि इनको आपने साथ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये आपकी डेली कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ ना कुछ इसमें से मसाइल आपके सामने भी आते रहते हैं। ऑडिटर्स का एरिया है, ऑडिटर्स फंस के बैठ गया है, ना वो रिज़ाइन कर रहा है ना वो रिपोर्ट दे रहा है, अक्सर मसला आ जाता है। ऑडिटर का डिसएग्रीमेंट हो गया, वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहा, वो रिज़ाइन भी नहीं कर रहा। कंपनी की एजीएम लेट हुई हुई है, क्या करेंगे? एक बंदे को मुश्किल पेश आई हुई है, आप सोचिए आप क्या करेंगे? ये इस तरह के सवालों के जवाब इस एरिया में होंगे। हमने इस एरिया के ऊपर बीसियों एग्जाम्पल्स क्रिएट की हुई हैं, जो कि हम आपके साथ जब भी डिस्कशन आगे बढ़ेगी तो उसमें लेकर आएंगे। तो कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स में 30 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इसमें कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हैं 1 से 70 275 तक, 350 सेक्शंस। कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्केड्यूल्स हैं, लिस्टेड कंपनीज बाईबैक ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस हैं, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के रेगुलेशंस हैं, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज के रेगुलेशंस हैं, फर्दर इशू के रेगुलेशंस हैं। और ये 30 to 40 मार्क्स अच्छी तैयारी हो तो 30 to 40 मार्क्स में से, इसमें से अब आई बिलीव 40 के ही क्वेश्चन बना करेंगे, 40 से कम के नहीं बना करेंगे। 40 में से 30 मार्क्स तो आपको लेने चाहिए इस एरिया में से। कंपनीज एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स 30 to 40 मार्क्स, आपको ये एरिया बहुत ढंग से, बड़े ध्यान से प्रिपेयर करना है। इसके बाद इसी का एक ये पहली ग्रेड है, दूसरी ग्रेड है जिसमें आ जाता है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मैं इसको कहूँगा एडवांस्ड एरियाज ऑफ कंपनीज एक्ट प्लस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रूल्स।
आई कैप ने इसका कुछ और नाम रखा हुआ है, चले मैं इसका यही नाम रख देता हूँ। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 to 25 मार्क्स के लिए, एंड ये अगर आप इसकी अपर लिमिट्स को मिला लें 45 और 20, तो ये समझिए कि 65 मार्क्स के क्वेश्चंस सिर्फ कंपनीज एक्ट और एनबीएफसीज को मिलाकर पूछे जाएंगे। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 100? 50 चाहिए होते हैं। 50 मार्क्स आप यहाँ से भी ले सकते हैं अगर आप यहाँ से कुछ ना छोड़ें, इसकी एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से कर लें, और 65 मार्क्स के पेपर आते हैं, आप उसमें से 50 तो निकाल ही लेंगे। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि अगला हमने नहीं पढ़ना, उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो एरियाज़ हैं जो प्रैक्टिकल हैं और आप इनको कर सकते हैं, तो मार्क्स लिए जा सकते हैं। एनबीएफसी रूल्स और रेगुलेशंस, दो रेगुलेशंस का सेट है, एनबीएफसी रूल्स 2003 और एनबीएफसी रेगुलेशंस 2008। ये जो 2008 वाले रेगुलेशंस हैं ये बहुत लेंथी रेगुलेशंस हैं, मगर आपके सिलेबस में सिर्फ चंद रेगुलेशंस हैं, गिन के उन्होंने शामिल किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जो गिन के शामिल हुए हुए हैं उनमें से मज़ीद चुनिंदा किस्म के जो रेगुलेशन हैं उनमें से कोई प्रैक्टिकल सवाल बन सकते हैं, बाकी सिर्फ लर्निंग ओरिएंटेड हैं। और बाकी जो एरिया एडवांस्ड एरियाज़ हैं इसमें कंपनीज़ की वाइंडिंग अप वगैरह है। वाइंडिंग अप तो इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन निकाला हुआ था आई कैप ने वाइंडिंग अप के एरिया में से, लेकिन अगर अच्छे ढंग से की हुई हो तो ऐसा मसला क्रिएट नहीं करती है, हो जाता है। तो ये दो एरियाज़ आपके मुकम्मल हो जाते हैं। अगर मैं इसको कहूँ कि कंपनीज एक्ट और उसके रिलेटेड रूल से ही आपका 65 मार्क्स का पेपर बनना है, तो ये गलत नहीं है। कंपनीज एक्ट और रिलेटेड रूल्स, एनबीएफसीज का जो बेसिकली कौन सी कंपनीज होती हैं, लीजिंग कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, डिटेल में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तीसरा एरिया सिलेबस का जो आएगा वो है अदर लॉज, रेगुलेशंस, एथिक्स, गवर्नेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। अदर लॉज, रेगुलेशंस, एथिक्स, गवर्नेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। अब इसमें एक ढेर सारे लॉज का मुरक्कब है ये और रेगुलेशंस का जो इसमें पूछे जाएंगे। इसमें ढेर सारे लॉज रेगुलेशंस हैं और ये मेनली ये 40 to 50 मार्क्स के लिए इसको पूछा जाएगा। 40 to 50 मार्क्स इसमें से आएंगे। अब इसमें हमें देखना है कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपके सिलेबस में। इसमें सबसे मेजर जो चीज़ है वो कोड ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस है लिस्टेड कंपनीज के लिए। इसमें सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल। इसमें मेजरली फर्दर इशू नहीं, इसका नाम पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस है। पब्लिक ऑफरिंग के रेगुलेशंस हैं जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह को डील करते हैं। अगेन शेयर्स की बात आ गई यहाँ पर। और फिर इसके बाद सीडीसी का कानून है, कंपटीशन का कानून है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं, इंश्योरेंस का कानून है, बैंकिंग का कानून है, मुदारबाज का कानून है, एंड व्हाट नॉट, ढेर सारा इसके अंदर शामिल है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन सिक्योरिटीज़ एक्ट में से और कोड में से निकाले जा सकते हैं। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में तो उस वक्त भी प्रैक्टिकल सवाल बना लिए जाते थे जब ओपन बुक पेपर नहीं था, इसमें से तब भी इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड सवाल बन जाते थे। पब्लिक ऑफरिंग में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इस दफ़ा बनाए भी हुए थे। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को अब आपको ज़ाहिर है इसके ऊपर इतनी डिटेल में अभी हमने बता दिया। जब आपने अभी कोई चैप्टर कोई बुक पढ़ी नहीं होती तो उसके सिलेबस से तो आपको उतनी दिलचस्पी होती भी नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है कि ये सिलेबस है, इससे दो चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि ज़रा ओरिएंटेशन हो जाती है कि काफ़ी लेंथी सिलेबस है। दूसरा ये कि हम आपको कह भी सकते हैं कि देखो तुम्हें बताया था ये सिलेबस में शामिल है, फिर ना कहना कि तुम्हें बताया नहीं था, ठीक है। वरना हमारे दोस्त जो है ना वो अपनी मेहनत करके सम टाइम नाकाम भी हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी वो तो हमें बताया ही नहीं था कि ये भी सिलेबस में शामिल है। आए कि आपकी वेबसाइट पर आपका सिलेबस पड़ा होता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रीडिंग मटेरियल क्या होगा इसके लिए? देखो, एक तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास बेयर लॉज हों। बेयर लॉज जिसको आप
बाउंड वॉल्यूम ऑफ बेयर लॉज कह लो, वो आपके पास होना चाहिए। बाउंड वॉल्यूम ऑफ बेयर लॉज एक पब्लिशर प्रिंट करते हैं आपके लिए इस नाम से, जो एस इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद के नाम से ये काम करते हैं। ये वैसे तो और लोग भी पब्लिश करते हैं, ये ज़रा जहन में रखते हैं कि आई कैप का जो सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट लॉज है वो किसी एक बुक में स्टूडेंट्स को दे दिए जाएँ। लेकिन ये बुक आपने कब ख़रीदनी है, ये अटैम्प्ट के करीब जाके लेनी है आपने, अटैम्प्ट से पहले नहीं आपने ये किताब लेनी, क्योंकि ये किताब अब आपको मिलेगी से मुझे नहीं आइडिया 1200-1500 की किताब होगी, इसमें चेंजेस आ जाएंगी अगर कल को कोई, तो फिर आप एक दफ़ा ख़रीदोगे, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। जब आपकी अटैम्प्ट आ गई है, अब आपकी फ़र्ज़ करो जिनकी जून में अटैम्प्ट है उनको तो फ़ौरन परचेज़ करनी चाहिए जो भी इसका अपडेटेड वर्जन अवेलेबल हो। जिनकी अभी अटैम्प्ट लेट है उनके लिए अभी इसको बेशक ना परचेज़ करें, जब अपडेशन आ जाएंगी तब परचेज़ कर लें। रूल ऑफ थंब के तौर पे मैं बता सकता हूँ आपको, जून 2021 में वो वाले लॉज रेगुलेशंस टेस्ट होंगे जो 30 नवंबर 2020 तक अपडेट हो गए थे। जो 30 नवंबर 2020 के बाद अपडेट्स आई हैं वो जून के लिए रेलेवेंट नहीं है। दिसंबर 2021 में जिनकी अटैम्प्ट है उनके लिए वो वाली चीज़ें रेलेवेंट हैं जो 31 मई 2021 तक आ गई थी रूल्स में चेंजेस। जो उसके बाद चेंजेस आई हैं वो उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। आपका सारे का सारा रीडिंग मटेरियल वैसे यहाँ पर तो है ही, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी आपको मिल जाया करता है। जैसे SECP की वेबसाइट है SECP.gov, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। जो यहाँ नहीं मिलेंगी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है SBP, स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस हो गए, प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हो गए, आई डोंट नो SBP.org है, आई बिलीव यहाँ पर ORG है। फिर जो यहाँ नहीं मिलेगा वो कंपटीशन कमीशन का जो लॉ है वो कंपटीशन कमीशन की वेबसाइट पर पड़ा होगा cc.gov.pk। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रेगुलेशन हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है psx.com.pk, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। यानी आपका जितना भी रीडिंग मटेरियल है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, तो फ़ौरन से यू डू नॉट नीड टू जंप ऑन एनी बुक और लाजमी परचेज करें उसको। हाँ, जो क्लासेस में डिस्कस होना है, जो क्लास में बैठ के पढ़ा जाएगा जिसके ऊपर से रीडिंग मटेरियल, वो होगा वी आर इन प्रोसेस ऑफ इशूइंग माय ओन बुक ऑन कॉर्पोरेट लॉज। उसमें हम कॉर्पोरेट लॉज भी जो उनका बेयर एक्ट्स हैं वो भी, प्लस अपनी कमेंट्री भी और प्लस गाइडलाइंस भी उसमें शामिल करेंगे। डिस्क्लेमर लेकिन ये है कि वो बुक आप एग्ज़ाम में कैरी नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हम लॉ नहीं प्रिंट कर रहे, हम लॉ की कमेंट्री प्रिंट कर रहे हैं। उसमें आपका जितना कोर्स मटेरियल है सारा मौजूद होगा, सब मौजूद होगा, प्लस उसके ऊपर कमेंट्री मौजूद होगी, क्योंकि कमेंट्री आपको जब आप खुद पढ़ रहे होते हैं तब चाहिए होती है। प्लस उसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, हर टॉपिक में से जितने जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाए जा सके उतने बनाकर उसमें डाले जाएंगे। हम प्रोसेस में हैं, प्रॉबेबली बाय 3rd वीक ऑफ जनवरी किताब इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी, तो फिर आप वो किताब भी कैरी कर सकते हैं। मीनवाइल में आपको रीडिंग मटेरियल सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके सिक्योर्ड एरिया में, जो भी आपको लॉगिन पासवर्ड दिए जाएंगे वहाँ पर। तो रीडिंग मटेरियल वो होगा। रीडिंग मटेरियल टू बी कैरीड इन द एग्ज़ाम वो कौन सा होगा, जो आप परचेज़ करेंगे, ऑर्डिनेंस वो वाला होगा। आपका ख़र्चा थोड़ा सा बढ़ गया है, अब आपको एक किताब ऑर्डिनेंस वाली ख़रीदनी पड़ेगी, एक किताब आपको ये जो हम रीडिंग मटेरियल देंगे वो परचेज़ करनी पड़ेगी। हम पब्लिशर के साथ पूरी नेगोशिएशन में है कि जितनी मिनिमम प्राइस हो सके स्टूडेंट के लिए उतनी मिनिमम रखी जाए। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल क्या होगा? एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल ये होगा, आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक वेबसाइट जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उसकी वेबसाइट के ऊपर एक डोमेन है dps.psx.com.pk, DPS के नाम से डॉक्यूमेंट्स का पोर्टल है ये। इसमें जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं वो जो भी कम्युनिकेशन होती है अपने शेयर होल्डर्स के साथ या जो भी डिस्कशन होती है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रेलेवेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज, वो स्टॉक एक्सचेंज को फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज उसको इन्वेस्टर्स और जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए पुटअप करता है। पढ़ें इसको, यहाँ पर हर चीज़ के लिए डिटेल्स मौजूद होती हैं। कौन सी कंपनी राइट शेयर्स इशू कर रही है, कौन सी कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है, किसका बुक क्लोजर हो रहा है, किस कंपनी में बाईबैक ऑफ शेयर्स हो रहा है। अल्टीमेटली यही चीज़ें हैं ना जो प्रैक्टिकली आप लोगों के पेपर में आनी है, तो यही चीज़ें आपने यहाँ पढ़ भी लेनी है। ये रीडिंग मटेरियल एक है, ये नहीं होता आपकी कस्टडी में आ जाता है अखबार बिजनेस रिकॉर्डर, या आपकी कस्टडी में आ जाता है अखबार डॉन, या आपकी कस्टडी में आ जाता है अखबार से जंग वगैरह। जंग और मेजरली दुनिया में लगते हैं इश्तिहार और एक्सप्रेस में लगते हैं, क्योंकि कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि अपना एजीएम का और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का इश्तिहार जो है वो एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू न्यूज़पेपर में लाजमी प्रिंट करना है। तो ज़रा थोड़ा सा घूम घुमा के देख लें, जहाँ पर जिस पेज के ऊपर ज़रूरत रिश्ता के इश्तिहार लगे होते हैं उसी के दूसरे पेज के ऊपर कंपनियों के एजीएम के नोटिस लगे हुए होते हैं। अब ये आपके अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं वो तो आपको मिल जाएगा। तो ये पढ़ने से होगा क्या, होगा क्या, पढ़ने से ये होगा कि आपका एक होराइज़न, जहन का जाविया वसी होगा, आप ज़्यादा डिटेल्ड ओरिएंटेड हो जाएंगे अबाउट वेरियस लॉज, अबाउट वेरियस सेक्शंस। एक क्वेश्चन इस दफ़ा पेपर में आया हुआ था 5 मार्क्स का, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि आप फलां रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके दीजिए। रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करके तो तब देंगे ना हम जब हमने कभी रेजोल्यूशन लिखी हुई पढ़ी होगी पहले। वो लिखी हुई रेजोल्यूशंस कहाँ होती हैं? इन नोटिस के अंदर, इन नोटिस की जो डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। तो आपने इसको पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल है आपका। अगर आप अपनी फर्म में कॉरपोरेट सर्विसेज, जो एससीसीपी से रिलेटेड सर्विसेज देने वाला जो डिपार्टमेंट है आपका, उनके साथ थोड़ी बहुत सलाम दुआ बना लें, या आप खुद ही उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फिर तो आप रोज़ाना की बेसिस पर ये काम कर रहे होंगे। किसी कंपनी के फर्दर इशू करवा रहे होंगे, किसी कंपनी के बोनस शेयर दिलवा रहे होंगे, किसी कंपनी के आप में भी डायरेक्टर अपॉइंट करवा रहे हों, चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे हों, नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन बनवा रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट की अप्रूवल्स ले रहे हैं, एनबीएफसीज की अप्रूवल्स ले रहे हैं। कोई बड़ी डील नहीं है, सिर्फ कागज़ बनने होते हैं और आपने वो कागज़ देखने। अगर आप खुद अपने हाथ से बना रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी इसकी बाबत। अप्रोच टू स्टडीज़, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। थ्योरेटिकली मामला ये था कि लॉ पढ़ो और याद कर लो, और ज़्यादातर लोगों की राय यही थी कि लॉ की क्लासेस लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तैयार हो जाएगा, खुद ही याद कर लेंगे, अंग्रेज़ी या लिखी हुई पढ़ लेंगे। मगर अब ऐसा सिचुएशन मुश्किल है थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए। अब आपको अपनी डायमेंशंस वसी करनी है एज़ फार एज पेपर ऑफ लॉ इज़ कंसर्न्ड। डायमेंशंस वसी करने से मुराद ये कि आपको हर एंगल से लॉ को कवर करना है। उसके लिए आपको एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है, और वो कलेक्टिव विजडम आप अपने अकेले अपने स्टडी टेबल पे बैठ के शायद हासिल नहीं कर सकते। ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो ऑन कैंपस, ऑनलाइन होंगी तो ऑनलाइन। एक क्लासरूम में 1.5-2 घंटे जब बैठ के लोग पढ़ेंगे, मुख्तलिफ अतराफ़ से मुख्तलिफ सवाल आएंगे, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें पूछेंगे, टीचर उसका जवाब देंगे, आप एक दूसरे के जवाब देंगे, तो आपकी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी सोच की। और यही चाहिए आपको अब लॉ के पेपर को पास करने के लिए। ये ध्यान में रखना कि जो ही पेपर ओपन बुक होता है ना, तो पेपर बुक से बाहर निकल जाता है। फिर बुक के अंदर से सवाल नहीं आते, फिर बुक में जिस एंगल से ना लिखे हों उस एंगल से आते हैं। तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि डू स्टडी इन कनेक्शन विद अदर पीपल एज वेल। प्रैक्टिकल अप्रोच ये होगी कि कोई भी चीज़ जो भी आप पढ़ें उसमें से सवाल खुद ड्रॉ करें। आप खुद सोचें कि यहाँ से सवाल कैसे पूछा जा सकता है। मैंने पढ़ लिया, मुझे टॉपिक समझ आ गया है, अब अगर इसमें से सवाल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? एग्जामिनर ने सवाल बनाना होगा तो कैसे बनाएगा? और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? वो फ़िक़ा के उस्ताद थे ना, इमाम अबू हनीफ़ा, वो उन्होंने कोई 15-20-25 शागिर्द अपने इसी काम पे लगाए हुए थे, मफरूज़ों पर। वो फ़िक़ा क्या होता है? फ़िक़ा का मतलब है कि पूरी एक निज़ाम आपके मज़हब के तहत पूरा एक आगे चलने का निज़ाम।
उन्होंने 20, 25, 30 लोग जो थे उनके शागिर्द, वो सारा दिन यही काम करते थे कि वो मफरूज़े बनाते थे, वो सवाल बनाते थे। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसा होगा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर इस्लाम इसके बारे में क्या कहते हैं, अगर ये हो जाए तो फिर क्या कहते हैं, अगर वो हो जाए तो फिर क्या कहते हैं। और उन्होंने वो सारे सवाल कलम बंद किए और उनके जवाब दिए कि अच्छा अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा ऐसा होना चाहिए। आपने अपने आप को अब वही वाले शागिर्द समझना है जिनका काम सवाल बनाना है। ठीक है, टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया है, समझ भी मुझे आ गया है, पूछा कैसे जाएगा मुझसे ये लाजमी आपने पढ़ना है। अगर आपने 1.5-2 घंटे पढ़ के कोई टॉपिक समझा और समझ के किताब बंद करके बस आप बंद कर दिया कि मुझे समझ आ गया है, आपने सिर्फ 1/4 काम किया, 3/4 आपने छोड़ दिया। 3/4 काम ये था कि इसमें से सवाल कैसे बनेगा, आपने वो सवाल खुद ड्रॉ करने। नहीं समझ आया कोई कि कैसे बनेगा, हमसे पूछें, टीचर से पूछें कि इसमें से सवाल कैसे बनेंगे, इसके ऊपर कोई रीडिंग मटेरियल दें, इसके ऊपर कोई प्रैक्टिस मटेरियल दें, हम आपको प्रैक्टिस मटेरियल देंगे। नहीं भी बना होगा तो तब आपके कहने पे बनाएंगे कि अच्छा इसमें से सवाल पूछना है तो ऐसे पूछा जा सकता है। जिस चीज़ पे नहीं बनता होगा कोई सवाल, उसके ऊपर आपको और कुछ नहीं होगा तो जवाब तो देंगे ना कि नहीं बना, इसके ऊपर सवाल नहीं बन सका। और मतलब बड़ा दावा नहीं है, लेकिन अभी हमने बात की थी कि एग्जामिनर कौन होगा। एग्जामिनर भी कोई 10-12-15 साल के एक्सपीरियंस वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होगा ना। तो 10-12-15 साल के एक्सपीरियंस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हम भी हैं। कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, अगर वैसा बिल्कुल नहीं बना सकते, मिलता जुलता तो बना ही सकते हैं। ठीक है, तो ज़हन में रखना कि आप बनाएं, आपसे ना बने हमें बताएं, हम सवाल बनाएंगे, हम हर एरिया के ऊपर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सवाल बना बना के पूछेंगे। टर्म शीट्स आती हैं मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ की, किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए लाजमी देखें, किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए लाजमी देखें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। जिंदा और बेदार जहन जो है ना, वो जूँ ही किसी चीज़ को पढ़ता है उसके जहन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं पढ़ने के साथ ही कि ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों है, इसमें ये लिखा है ये कहाँ से आया, ये लिखा है ये कहाँ से आया। अभी आप लोग तो फर्म्स में चले गए हैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, तो आपका वास्ता पढ़ना ही है। अगर अभी तक नहीं भी आपको पता कि बेदार जहन किस तरह के होते हैं, किस तरह के सवाल उनके जहन में आते हैं, तो अब आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे तो ICAP के एग्ज़ामिनर कमेंट्स काफ़ी हैं। आप 3, 4, 5 अटैम्प्ट्स के एग्ज़ामिनर कमेंट्स निकाल के पढ़ लें, आपको बिल्कुल सही समझ आ जाती है कि एग्ज़ामिनर क्या आपकी वीकनेसेस क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ओपन बुक के लिहाज से सिर्फ एक ही अटैम्प्ट अभी आई है और उसके भी एग्ज़ामिनर कमेंट आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा उसके ऊपर फिर ना जो अपने कॉमन मिस्टेक्स हैं वो हमें खुद बतानी होंगी। कॉमनली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो कंप्लीटनेस पे नहीं जाते। 70-80% पढ़ते हैं किसी चीज़ का और समझते हैं कि समझ आ गई है, ऐसे नहीं होता है, आपको 100% ही पढ़ना होता है। कॉमन मिस्टेक्स में ये होता है कि वो कहते हैं कि ये एरिया तो मैंने छोड़ दिया है, बाकी एरिया मुझे कच्चा पक्का आता है। छोड़ना इज़ नॉट दैट बैड, कच्चा पक्का आना इज़ बैड। आपको जो आता हो वो 100% अथॉरिटी के साथ आप कह सकें कि ये तो मुझे आता है। अगर इस एरिया में से सवाल आ गया तो वो तो नहीं मैं जाने दूंगा। हाँ फलां एरिया मैंने किया नहीं है, चलो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैंने एक एरिया छोड़ दिया और बाकी एरिया मेरे अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, हाफ कुकड है, तो फिर ज़ाहिर है मेरे लिए नुकसान है, मेरे लिए वो फिर मसले वाली बात है। कॉमन मिस्टेक्स में सिलेक्टिव स्टडी एक कॉमन मिस्टेक है। एक और जो कॉमन मिस्टेक है, लिख कर ना देखना एक कॉमन मिस्टेक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कोई भी हो, उसको जब पढ़ें तो साथ ही लिख कर देखें कि मैंने लिखा, मैंने पढ़ा था, मुझे याद हो गया था, मैंने लिखा था, मुझे यकीन हो गया कि मैंने याद कर लिया था, मुझे समझ आ गई थी। लिख कर देखें उसको। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपकी समझेंगे 100% ग्रैस्प नहीं किया आपने उसको, तब तक आप समझें 50-60% ही ग्रैस्प हुआ है। ठीक है हसन? कॉमन मिस्टेक्स में लॉ को एग्जैक्टली लॉ की वर्डिंग में लिखने की कोशिश करना भी एक कॉमन मिस्टेक है। हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप लॉ को लॉ की लैंग्वेज में लिखेंगे, एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट नहीं करता। वो आपसे उसका क्रक्स पूछता है, इसका हल, इसका क्रक्स बता दो क्या है, इस बात में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लॉ लिखने वाले की तो मजबूरी है, उसने एस्पेक्ट कवर करने हैं सारे, आपकी तो मजबूरी नहीं है। आपने तो वो रेलेवेंट टू द सिचुएशन चीज़ उठा के बतानी है उसको।
एक और कॉमन मिस्टेक जो पेपर में होती है लोगों की, आप ओपन बुक के हिसाब से, कि वो बैकग्राउंड भी पूरा लिखना शुरू कर देते हैं। हमने बैकग्राउंड नहीं लिखना वहाँ पर, हमने सिर्फ बताना है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट सिचुएशन ये है, आपने जो सिनेरियो दिया उसमें ये बात है। सेक्शन नंबर मेंशन कर दें, कोई मजायका नहीं है, लेकिन ऐसा सेक्शन नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैफ लेवल तक हम आपको मना करते थे सेक्शन नंबर याद मत करो, लेकिन यहाँ मना नहीं करते। अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है। आप अपनी डेली लाइफ में जब प्रोफेशनल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो सेक्शन नंबर के साथ ही करते हैं। वो ऐसे नहीं करते कि मैं कंपनीज एक्ट में ढूंढ के बताऊंगा, वो है सेक्शन नंबर 199 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज में ये लिखा हुआ है। आपको फिर बुक खोलते हैं तो एक तो ये कि रेफ़र भी वहाँ से कर लेते हैं, दूसरा ये कि जब आप हवाले के साथ बात करते हैं तो आपकी बात का वजन भी ज़्यादा होता है। पेपर के लिए उस तरह से ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की, लेकिन अगर आप चंद एक मोटे मोटे सेक्शन जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा रेलिवेंट हैं, उनको जहन में रख लेंगे तो कोई हर्ज भी नहीं है ऐसा। ठीक है, ये हैं बेसिकली चंद एक कॉमन मिस्टेक्स। और साथ साथ रिवाइज ना करना, अपना रीडिंग मटेरियल संभाल के ना रखना, पेपर क्लास में आ जाना मेहमानों की तरह से, ये कॉमन मिस्टेक है। अपनी नोटबुक पेन हमेशा पास होना चाहिए जिसके ऊपर आपने लिखना है। टीचर जो बातें बता रहा है वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात का निचोड़ आपको बता रहा है, साथ साथ नोट करते जाएं उसको। वो रेलेवेंट टू द टॉपिक की बात कर रहा है ना, टॉपिक से हट के तो नहीं बात वो कर रहा। अगर आप वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का भी कोई वाक़या बता रहा है तो वो टॉपिक से रिलेटेड ही बता रहा है, उसको नोट करें, उसका रेफरेंस अपने जहन में रखें। और एक और जो कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो हम अपने आप को समझते हैं कि हमने जो चीज़ सुन ली है बस हमेशा हमारे जहन में रहेगी। ऐसे नहीं होता है। जो चीज़ सुनी है वो अभी जहन में है। कॉपी पे लिखी हुई किताब, कॉपी पे लिखी हुई बात जो है वो हमेशा कॉपी में लिखी रहेगी, जहन में डली हुई बात हमेशा जहन में नहीं रहेगी, जहन से निकल जाएगी। इसलिए राइट इट डाउन, लिखें वहाँ उसको। आपकी जो लॉ की किताब है उस पर नहीं लिख सकते आप, जो आपने एग्ज़ाम में कैरी करनी है, लेकिन जो हम आपको रीडिंग मटेरियल देंगे उसके ऊपर आप जितना मर्जी लिखें उसको। तो ये चंद एक बातें हैं कॉर्पोरेट लॉज के मुतालिक जो आपके साथ यहाँ तक हैं। एक जो अंडरस्टैंडिंग हम लेकर चलते हैं वो हम ये लेकर चलते हैं कि कंपनी लॉ की बेसिक्स आपको पता हैं। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत शेयर कैपिटल का आइडिया, थोड़ा बहुत डायरेक्टर्स के बारे में आइडिया, थोड़ा बहुत डिविडेंड्स वगैरह के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो नहीं पता है तो पढ़ लें एक दफ़ा उनको। क्लासों में आने से पहले अगर पता ही है कि अब ये टॉपिक चल रहा है तो उसको एक नज़र देख लें, आपके जहन में फ्रेश हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पर उतनी डिटेल से उन चीज़ों को डिस्कस करना, जैसे कैफ लेवल पे तो हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को 2 दिन तक डिस्कस करते रहते हैं, यहाँ पर उस तरह से पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम आपके पास भी लिमिटेड है। सो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप पढ़ के आएंगे, लेकिन फिर भी जहाँ नहीं समझ आए वहाँ पर आपने बताना होता है कि यहाँ से समझ नहीं आई, ये मुझे बताएं मैं कहाँ से पढ़ लूँ। आप वहाँ से उसको पढ़ के देख सकते हैं। कैफ 3 की जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है, कंपनी लॉ को जो 6 चैप्टर्स हैं, अभी भी अगर आप रिपीट करना चाहें उनको एक नज़र तो कोई मजायका नहीं है। उन्होंने बड़ी एग्जांपल्स के साथ उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है चंद एक चीज़ों को, तो वो पढ़ी जा सकती है वहाँ से। बाकी उसकी डिटेल्स, हर वो एरिया, हर वो सेक्शन जिसकी कोई भी डिटेल की ज़रूरत है वो तो हम यहाँ पर करेंगे। तो क्लास 3 days a week होगी, 3 days a week, 2 दिन 1.5 hour की क्लास होगी और तीसरे दिन 3 घंटे की क्लास होगी। ये एवरी वीक 6 hours की क्लास आपकी हुआ करेगी फॉर कॉर्पोरेट लॉज। लास्ट 3 days ऑफ द वीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस दिन पे आपकी क्लास हुआ करेगी। तो मीनवाइल में आप लोगों को आपके जो लॉगिन्स वगैरह वो भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जितनी देर तक ऑन कैंपस क्लासेस नहीं अलाउ होती तब तक फिर सबकी क्लास ऑनलाइन जैसे पहले हमारी होती है वैसे ही होगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट लिसनर्स। इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।